नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं रवि वर्मा। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, स्वागत। रवि जी पार्षद हैं, इंदौर नगर निगम में कांग्रेस के सचेतक हैं और मुख्य बात ये कही जाती है आपके बारे में कि आप कांग्रेस में कैलाश विजयवर्गीय के पार्षद हैं। ऐसा सही है क्या? मुझे पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, लोग मेरे बारे में क्यों बातें करते हैं इस तरह के, आई डोंट नो। शायद हो सकता है कि मेरी पत्नी विजयवर्गीय परिवार से हैं और उन लोगों की आपस में कोई रिश्तेदारी है, इसलिए ऐसा कहा जाता होगा। कैलाश जी से आपके संबंध बहुत अच्छे हैं। निश्चित रूप से वो मुझे कंवर साहब बुलाते हैं, मेरी बहुत इज्जत करते हैं और मैं उनका पारिवारिक सदस्य के रूप में उनके हर पारिवारिक आयोजन में शामिल होता हूँ, मुझे निमंत्रित करते हैं। इससे आपकी पार्टी वालों को तकलीफ तो होती होगी? मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि उनको इस तरह की किसी हमारी एक्टिविटी या मिलनसारिता से कोई तकलीफ होना चाहिए। आपके बारे में आप बहुत अच्छे वक्ता हैं। यूनिवर्सिटी में आप थे तो पढ़ाई के दौरान आपने बहुत जगह भाषण दिए, डिबेट बोली जी। उसका फायदा ये हो कि जब आप नगर निगम में बोलने लगते हैं तो दूसरे पार्षदों को बोलने का मौका नहीं मिलता। आपको जानकारी है? मौका तो खूब दिया जाता है, सारे लोगों के पास भरपूर अवसर होता है और हम दो चार लोग ही जो कांग्रेस में संघर्ष किया करते हैं भारतीय जनता पार्टी के ढेर सारे पार्षदों के बीच में। पर जब आप बोलते हैं तो आपकी ही पार्टी के लोग आपको सपोर्ट नहीं करते? नहीं, ऐसा मुझे कभी महसूस नहीं है। मुझे हमेशा मेरी पार्टी के लोगों ने भरपूर सहयोग किया है। आपने एमबीए की पढ़ाई की, कंपनी में अच्छा खासा 8-9 लाख रुपए साल का जॉब आप करते थे, ये सब छोड़ के पार्षद बनने की कैसे सूझी आप? कहीं ना कहीं स्टूडेंट पॉलिटिक्स के दौरान, स्टूडेंट लाइफ के दौरान, विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में, छात्र संघ चुनाव में पंकज संघवी जी के साथ जो स्टूडेंट लीडरशिप किया करते थे, मन में एक जिज्ञासा थी कि राजनीति में कहीं उभर के आने की। परिस्थितियां ऐसी हुई कि हम कॉलेज में सीआर भी नहीं बन पाए और आज ईश्वर ने मौका दिया है। मतलब मैं तो यही कहूंगा कि मेरे भाग्य अच्छे थे कि पंकज संघवी जी का गृह वार्ड, जिससे वो स्वयं महापौर, जहां से मतलब पहले पंकज संघवी जी उस वार्ड से पार्षद हुआ करते थे, अचानक उन्हें महापौर लड़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि रवि, मेरे पास तुमसे अच्छा कोई विकल्प नहीं है, तुम छोड़ो ये नौकरी वगैरह और आ जाओ, ज्वाइन करो, पार्षद बनेंगे। तो पंकज संघवी जी के कहने पर आपने नौकरी छोड़ दी, पार्षद? जी। नौकरी में क्या करते थे आप? सर, मैं रतन आयुर्वेदिक संस्थान प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी है, उसमें मैं मीडिया मैनेजर हुआ करता था, मीडिया से संबंधित कार्य किया करता था। मतलब मीडिया की आपको अच्छी खातरी है, इसका फायदा आपको राजनीति में मिला? मीडिया का मुझे कोई फायदा नहीं मिला, लेकिन मीडिया के लोगों के साथ काम करने का और मीडिया क्या होता है उसकी समझ का लाभ जरूर मिला है। पर आप तो रंगकर्मी भी हैं, आप बहुत सारे नाटक आपने किए हैं, आपके कई साथी मुंबई में फिल्मों में लिख रहे हैं, मंचन कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगा कि आप भी मुंबई जाते? मैं गया सर, मैं कमबैक हो गया मुंबई से। अचानक परिस्थितियां ऐसी बनी कि मुझे प्रेम विवाह करना पड़ा और मुझे वापस अपने परिवार की परवरिश के लिए इंदौर लौटना पड़ा। मैंने कुछ काम भी किए सीरियल में, मेरे सीरियल जी टीवी से भी टेलीकास्ट हुए हैं। उनके नाम बताइए कुछ एक। ये है मुंबई मेरी जान, एक काफी फेमस सीरियल था। और चश्मे बद्दूर नामक एक सीरियल जो दोनों जी टीवी से प्रसारित होते थे, उन दोनों सीरियल में मैंने काफी कहा कि मुझे प्रेम विवाह करना पड़ा, बड़ा क्यों शब्द इस्तेमाल कर? सर, मैं चाह रहा था प्रेम विवाह अरेंज में परिवर्तित हो जाए, लेकिन हुआ नहीं वो, इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझे करना पड़ा। मैं चाह रहा था घर वाले कर देते। अच्छा, लेकिन घर वालों ने आपका सपोर्ट नहीं किया? नहीं किया, परिस्थितियों मुझे जाति विवाह। जी जी। अच्छा, नगर निगम में अभी आपके मुख्य एजेंडा क्या है, क्या चाहते हैं? सर, मुख्य एजेंडा ये बेसिक जो प्रॉब्लम हम लोग रात दिन फेस करते हैं, हमारे वार्ड की जनता जो फेस करती है, एक एक घर में स्वच्छ जल पहुंचे, साफ सफाई व्यवस्थित हो, कोई भी कचरे का निपटान प्रॉपर तरीके से हो, सारे स्ट्रीट लाइट समय पर चलती रहे और ड्रेनेज लाइन चौक रही है। मुख्य कार्य यही है और एक पार्षद को मेरे ख्याल से अगर उसने ये काम कर लिए तो उसके वार्ड की जनता उससे खुश है। रही बात अदर डेवलपमेंट्स की, तो मैं कुछ ऐसा अनूठा कार्य करने जा रहा हूं अपने वार्ड में। मेरी कोशिश ये है कि हम 0 एरर वार्ड को बनाएं और मैं उस पर काम भी कर रहा हूं। मैं अपने लेवल पे ये कह सकता हूं कि आने वाले 1 साल के अंदर हम कोशिश करेंगे हमारे वार्ड की समस्त समस्याएं परमानेंटली सॉल्व तो नहीं हो सकती, लेकिन टेम्परेरी सॉल्व हो जाए। कौन कौन सी समस्या? वैसे तो आपका वार्ड काफी संपन्न लोगों का वार्ड है, जहां धनी मानी लोग रहते हैं, प्रभावशाली लोग रहते हैं, तो परेशानियां तो वहां यूं भी कम ही नहीं। परेशानियां कम है, लेकिन सब धनी मानी लोगों के साथ मेरे वार्ड के साथ सुखद चीज ये है कि 2 बस्तियां भी हैं
वन इज दुबे का बगीचा और सेकंड है गोमा की फेल। गोमा की फेल में काफी काम करने की आवश्यकता है। वहां के लोगों के लिए उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं उनको जुटाने की जरूरत है, जो एजेंडे में है मेरे। जैसे वो राजीव आवास विहार से संबंधित मकान हो, उनके लिए स्कूल हो, उनके लिए अस्पताल हो और उनके लिए धर्मशाला, मंदिर और अखाड़े, व्यायामशाला के निर्माण जैसी कुछ चीजें हैं जिसकी प्लानिंग है और वो हो भी गई है, बहुत जल्दी फ्लोर पे आ जाएगी। तो आपके वार्ड से जुड़े हुए कौन कौन से इलाके मुख्य हैं? सर मेरे वार्ड से जुड़े हुए मुख्य इलाकों में वैसे 5 नंबर का क्षेत्र और 2 नंबर का क्षेत्र से जुड़ा हुआ इलाका है। मेरा वार्ड पहले 2 नंबर क्षेत्र में हुआ करता था, अब 5 नंबर क्षेत्र में है। मेरा वार्ड से जुड़ा हुआ एक और बस्तियों से संबंधित जगह है जो कि पंचम की फेल है, लाला का बगीचा है, ये पास के वार्ड से जुड़ा हुआ है। इस तरफ शिवाजी नगर है, वो भी काफी पिछड़ी बस्ती है। और इस तरह से करीब करीब सराउंड एक तरफ का देखा जाए तो पिछड़ी बस्तियों से, और इधर का वार्ड जो है बाकी पॉश एरिया से जुड़ा हुआ है। कारपोरेट की दुनिया से आप राजनीति में आए, रंगकर्मी भी आप हैं ही, तो कैसे तालमेल बिठाते हैं आप? राजनीति में कैसे सक्रिय होते हैं? इतने लोगों से कैसे संपर्क रखते हैं? सर ये कारपोरेट में रहना और नाटक और जो थिएटर ने जीवन में जो सिखाया वो सब राजनीति में काम आ जाता है। बहुत आसानी से इन सब चीजों के साथ हम कंफर्टेबल पोजीशन में रह पाते हैं। मतलब अभिनय कौशल आपको यहाँ भी दिखाना पड़ता है? अभिनय कौशल का फायदा यहाँ मिलता है। हाँ, लेकिन रंगकर्म की दूसरी बात है कि आपको अलर्ट रहना है, अच्छे से पेश आना है। जिस तरह आप रंगमंच पर दर्शकों के सामने पेश आते थे, अब आपको लगता होगा कि सारे मेरे वार्ड के पास की जनता वोटर है, वो मेरे दर्शक हैं, ऐसा लगता है? निश्चित रूप से एक प्रेजेंटेबल कैरेक्टर आपको हमेशा रहना चाहिए। और थिएटर में एक चीज सिखाई जाती है कि आप, कोई वकील होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई अखबार नवीस होता है, सब लोग अपने अपने पेशे में माहिर होते हैं, लेकिन एक थिएटर का आदमी, रंगकर्म का आदमी एक अलग तरह का कैरेक्टर रखता है और उसकी अपनी समझ होती है दुनियादारी को देखने की, समझने की और अपने आप को प्रस्तुत करने की। आप कांग्रेस के मुख्य सचेतक हैं, तो कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब क्यों है? आप क्या कह रहे हैं सर? खराब मतलब व्हाट डू यू मीन बाय खराब? किसने कहा कांग्रेस की स्थिति खराब है? हम कांग्रेस के 22 पार्षद मिलके, बचे हुए 69 में से 22 पार्षद मिलकर उन सबकी नाक में दम किए रहते हैं। हमारे सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती है, हमारे मुद्दों पे कोई बहस नहीं कर पाता है। जब जो सवाल हम महापौर से करते हैं, उनके 5-5, 6-6 साथी लोग खड़े होकर उनका जवाब देते हैं और हर बात का जवाब हम 2 टूक देके उनको बिठा देते हैं। सर क्या बात करें, कांग्रेस इज डूइंग वेल इन इंदौर। आपके 22 पार्षद हैं और 22 पार्षदों में से 4 एक तरफ बैठते हैं, 4-5 गैर हाजिर रहते हैं, 4 एक कोने में, 5 एक कोने में। सर वो ये होता है, परिवार है, इसमें कला होती है। आपस में अगर एक फैमिली में लोग रहते हैं थोड़े बहुत डिस्प्यूट सब में होते हैं, लेकिन कांग्रेस बहुत ओवरऑल मजबूत पोजीशन में। और जो आप मुख्य सचेतक बनाए गए, इसलिए कि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं जी, मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन जब आप बोलने बैठते हैं, खड़े होते हैं बोलने के लिए, तो बीजेपी के पार्षदों से ज्यादा घबराहट तो आपकी पार्टी के नेताओं को होती। कहीं ये ना हो कि आप पूरा मंच जीत के ले जाएं। सर मुझे ऐसा लगता है कि बाकी मेरे पीछे बैठे लोग सारे मेरे लिए दुआएं करते हैं कि रवि और अच्छी खिंचाई करो सब लोगों की, ताकि इनकी बोलती बंद हो जाए। मैं तो हमेशा ऐसा महसूस करता हूं और अपने साथ पाता हूं सारे साथियों को जो मेरे पीछे बैठते हैं। आप कांग्रेस के नेता हैं जी, बीजेपी की महापौर परिषद, इस महापौर परिषद को आप कितने नंबर देना चाहेंगे? सर नंबर आप कितने में से कितने दिलाना चाहते हैं? 10 में से कितने नंबर आप देना चाहते हैं? 10 में से? हाँ, 10 में से सर मैं 2 नंबर देना चाहूंगा इनको। किस बात के 2 नंबर देंगे आप? सर बहुत दुख की बात है कि हमें जो इस बार महापौर चुन के आए उससे काफी सारी उम्मीदें थी, काफी बड़ा नाम था उनके संगठन में और बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाते थे और काफी बड़ा ऑरा था उनका। जिस तरह का उनका ऑरा, प्रेजेंटेशन और अनुभव था, बैकग्राउंड था, उस तरह की एक्सपेक्टेशन रख के इंदौर की जनता ने उन्हें महापौर बनाया था, लेकिन वो सारी की सारी चीजें धूमिल हो गई और वो उसी तरह के महापौर साबित हुए जो मतलब एक नेगेटिव प्रोफाइल का आदमी हमारे बीच में महापौर के रूप में आ गया। मैं बहुत दुख के साथ आज ये कह रहा हूं कि मैं 10 में से 2 नंबर माननीय महापौर जी को देता हूं। जो प्रोजेक्ट्स उन्हें करना चाहिए थे, जिन चीजों को प्रायोरिटीज पे रखना चाहिए था, जो अनप्लान और अनऑर्गेनाइज काम हो रहे थे इस शहर में, उनके आने के बाद मुझे उम्मीद थी कि शायद ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट होंगे और अनप्लान चीजें प्लानिंग के साथ कन्वर्ट होकर इस शहर की जनता के लिए सुविधाजनक बनेगी। ऐसा कोई बदलाव और परिवर्तन मुझे उनके आने के बाद दिखा नहीं। कुछ उदाहरण दीजिए, कौन से प्रोजेक्ट आपको लगता है? सर BRTS को ले लीजिए, फीडर रोड को ले लीजिए, नागार्जुन कंपनी का सीवरेज प्रोजेक्ट ले लीजिए। सर कहां है प्लानिंग, कहां है, कहां ऑर्गेनाइजेशन है? कुछ भी नहीं है, सब अनसिस्टमेटिक, नॉन प्लान। सिर्फ अधिकारी लोग नगर निगम को चला रहे हैं। माननीय महापौर जी को
2 बार बजट पेश करते समय मैं साबित कर चुका हूं कि आपके बजट की ये कापियां, इनमें दिए गए आंकड़े सब झूठे हैं, बेईमानी है, और आपके आसपास का ये बैठा हुआ आभा मंडल सिर्फ आपको भ्रमित करता है और आपको जो बताता है आप उस पर हाँ कर देते हैं। आपको व्यक्तिगत तौर पे और प्रैक्टिकल तौर पे व्यावहारिक ज्ञान इन सब चीजों का नहीं है। मतलब झूठे आंकड़े बजट में दिए सर मैं तो साबित कर चुका हूं, मैंने बजट की प्रतियां चेंज कराई है। आई वॉज द पर्सन जिसने डायग्नोज किया कि इस बजट में डबल एंट्री करके पिछले बजट में जो 2010-11 में प्रस्तावित हुआ था उसमें 40 लाख के आंकड़े झूठे थे। तो आपकी पार्टी क्या कर रही है उस सब पर? सदन में तो आपने काफी शोर मचाया। सर हम शोर मचाते हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम सिर्फ 22 हैं। अगर हम इस 35 की संख्या के आसपास होते तो शायद जो प्रस्ताव पास बहुमत के आधार पर ये लोग कर देते हैं उसका विरोध करते। लेकिन दुर्भाग्य है कि माननीय सभापति महोदय वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, माननीय महापौर जी भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, जितने समितियों के चेयरमैन हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के, और पूरी की पूरी भीड़ एक तरफ बैठी रह जाती है और हम 22 लोग जितना विरोध करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि वो लोग संख्या में ज्यादा है इसलिए शहर की जनता के साथ उनके खिलाफ उनके अगेंस्ट कई सारी ऐसी चीजें पास हो गई हमारे पुरजोर विरोध के बावजूद कि उनकी जेब की मोटी गाढ़ी कमाई पसीने की नगर निगम टैक्स के रूप में वसूलने लगी। आपके वार्ड में तो बहुत अच्छे काम हो रहे हैं जी, तो आपके वार्ड में तो कोई तकलीफ नहीं है? नहीं, तकलीफें हैं। मैं भी अपने कामों के लिए संघर्ष करता हूं, मैं एक्टिव रहता हूं पूरे समय अपने वार्ड की समस्याओं के लिए। जो भी चीजें होती हैं जरूरी, जैसे इस बार मैंने नए 7 गार्डनों की जगह खोजी है और 7 जगह पे मैं गार्डन बना रहा हूं। तो मेरे वार्ड में पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, मुझे दुख है कि एक ही गार्डन मेरे वार्ड में हुआ करता था। अब मेरे वार्ड में 7 नए गार्डन बनेंगे, नए उद्यानों का लोकार्पण होगा, नई ड्रेनेज लाइन डाली जा रही है, नई सड़कें डाली जा रही है, यातायात के सुधार के लिए उचित प्रबंध किए जा रहे हैं, जलमल निकासी के लिए प्लानिंग की जा रही है। मैं सब दूर नई पानी की लाइनें डाल रहा हूं और मेरी कोशिश है कि अगले साल मेरे वार्ड में टैंकर ही नहीं चले। आपके इलाके में या इस शहर में जी कोई भी काम करना तो बड़ा मुश्किल है। जहां कुछ काम होगा, सड़क बनने जाएगी, पाइपलाइन डलेगी, सीवेज लाइन डलेगी, नेता लोग पहुंच जाते हैं, कहते हैं कि काम मत करो, हमारा ये ओटला न तोड़ो। ये से कैसे काम चले? सर ये किसी भी शहर की, किसी भी देश की डेवलपमेंट की प्रोसेस है। जब कैलाश विजयवर्गीय महापौर थे तब शहर में कई इलाकों पर सड़कें चौड़ी हुई और लोगों ने बड़ा विरोध किया, लेकिन आज वो इलाके देखे तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि पाटलिपुत्र चौराहे से लेकर अनूप टाकी चौराहे की जो सड़क चौड़ी हुई है, क्या उस पर आज यातायात सुगम तरीके से सुचारू रूप से चल पा रहा है? नेता इन सब चीजों का सपोर्ट करते हैं, अतिक्रमण हटाने का, दुकानें हटाने का सपोर्ट करते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जब कांग्रेस यहाँ थी जी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, नगर परिषद में, तब भी यही हाल था। सर आप उस वक्त की बात कर रहे हैं जब इस शहर की ग्रोथ का लेवल, पिछली 3 परिषदों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये 2 बार कैलाश जी महापौर रहे हैं, 1 बार मैडम रही हैं और ये 4था टर्म है। करीब 20 सालों के अंदर इस शहर की जो ग्रोथ हुई है, जो डेवलपमेंट हुआ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो बाहरी कंपनी और बाहरी लोग इस शहर में संभावनाओं को, रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए यहाँ आ रहे हैं। आज इन्फोसिस और TCS जैसी कंपनियां इस शहर में प्रविष्ट हो रही हैं। IT सेक्टर का बोलबाला IIM और IIT इंदौर में आ चुका है। सर इन 20 सालों के अंदर जो 20 साल पहले शहर की पोजीशन थी, 20 साल पहले शहर में कांग्रेस का राज था। जिस शहर की बात कर रहे हैं जी, वो शहर तो इस इंदौर से अलग ही शहर होगा। आप बाईपास और सुपर कॉरिडोर को इंदौर मत मानिए, वो नया इंदौर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बाईपास और सुपर कॉरिडोर। आप बात कर रहे हैं कि 20 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार होती थी तब अतिक्रमण करने वालों को कांग्रेस को लोग फेवर किया करते थे। तो मैं 20 साल पुरानी बात कर रहा हूं कि उस वक्त शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर था ही क्या सर? उस वक्त क्या अतिक्रमण था, शहर की ग्रोथ क्या थी और क्या लेवल था? उस वक्त लोगों की संख्या कम थी, हमारे पास साधन कम थे और एक शहर छोटा सा मामूली सा शहर हुआ करता था। इन 20 सालों में ग्रोथ जो हुई है उन सब चीजों में तो कांग्रेस का राज ही नहीं रहा है। बीजेपी वालों के वक्त ज्यादा ग्रोथ हुई है। बात ग्रोथ का नहीं है, ये तो डेवलपमेंट तो सतत प्रोसेस है सर। केंद्र में कांग्रेस की सरकार है तो आज पूरे देश में जो ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है तो कांग्रेस को श्रेय देंगे आप? अच्छा ये बताइए, आपका पूरा दिन फोन उठाने में, शादी भी अटेंड करने में, उठावने अटेंड करने में, शोक सभाएं और अंतिम यात्राओं में बीत जाता है। तो काम कब करते हैं आप? सर मेरा अपना सुबह का एक निश्चित समय है। मैं सुबह 6 बजे से 1 बजे तक वार्ड में काम करता हूं। उस दौरान यदि कोई शव यात्रा है या उठावना या बैठक है तो उसमें भी जाता हूं। उसके बाद मेरा फोन सतत रूप से चालू रहता है। मुख्य रूप से अभी जो हमारे वार्ड में समस्या है वो पानी की है, कई बार ड्रेनेज की भी समस्या होती है। मैं फोन पर भी सुनता हूँ, काम भी करता हूँ,
और मैं इस बात में अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूं कि इंदौर शहर का एकमात्र पार्षद हूं जिसका घर अपने जोन के ठीक सामने है। मैं तुरंत अपने घर से उठता हूं, अपने जोन पे सारी कंप्लेंट दर्ज कराता हूं अपने अधिकारी कर्मचारियों से और अपनी खुद की टीम से काम कराता हूं, इसलिए मैं इजीली इन सारे कार्यों को कर अब पाता आपका राजनीतिक एजेंडा क्या है, कहां पहुंचना चाहते हैं आप राजनीति में? हूं। अगर मेरे मन की बात आप ईमानदारी से पूछे तो बस इट्स इनफ, इट्स नाउ। मेरे मतलब मैं ऐसा मानता हूं कि ये सारी चीजें मुझे सूट नहीं करती, लेकिन बाकी सब चीजें ईश्वर के हाथ में। मैंने 11 साल तक कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी की है, 80,000 रुपए महीने की तनख्वाह ली है। भगवान ने उठा के मुझे वहां से पार्षद बना है। आगे अगर ईश्वर की इच्छा होगी तो वो मुझे कहीं ऊपर वापस आप नौकरी में जाएंगे या राजनीतिक में ही? मैं अपना खुद का व्यापार करना चाहूंगा ईमानदारी से। किस तरह का व्यापार? सप्लाई नगर निगम में? नहीं सर, नगर निगम में सप्लाई से तो जीत ही नहीं सकते सर। नगर निगम में जो सप्लाई करेंगे वो तो बेचारे, उनका क्या भविष्य मैं तो बता ही नहीं सकता। वहाँ एक बहुत बड़ा परसेंटेज तो कमीशन के रूप में अधिकारी कर्मचारी खा जाते हैं, कुछ पार्षद खा जाते हैं और कुछ जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो खा जाते हैं। तो नगर निगम में सप्लाई करने जैसी कोई भूल या गलती तो नहीं करूंगा। मेरा अपना रियल एस्टेट का मार्केटिंग का बिजनेस है जिसमें मेरी दक्षता हासिल है और मैं पिछले 5, 7, 8 सालों से उस कार्य को कर रहा हूँ। जॉब में रहते हुए भी कर रहा था और उसी काम को बढ़ावा दूंगा। आप हमारे स्टूडियो आए वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बुलाया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ ब्रेकर्स में फिलहाल इतना ही।